साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विजन इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आपने अगर पिछला ARO का एग्ज़ाम दिया होगा या अभी हाल ही में जिसका रिजल्ट आया हुआ है यूपी PCS प्री का, उसका अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि अधिकतर प्रश्न जो हैं अब वो सुमेलित करने वाले पूछे जा रहे हैं। या तो कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न होंगे और कथन निष्कर्ष वाले और सुमेलित करने वाले। तो सुमेलित करने वाले प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाए और उनका डाटा हमें कैसे एक ही जगह मिले, इस समस्या को हमने हल किया है, मेहनत की है काफ़ी। और कई बुक्स का जो है निचोड़ एक क्रोनोलॉजी के माध्यम से हमने सेट किया हुआ है और ऐसे सुमेलन को रखा है हमने, ऐसी क्रोनोलॉजी को रखा हुआ है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा और गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न जरूर ही आएगा। तो आप चाहें तो आप भी इसी तरीके का एक अपना रजिस्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और ये वीडियो आपको पसंद आता है जो मैंने क्रोनोलॉजी सेट की हुई है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, अगर वो आपको पसंद आती है तो आपको बहुत सारा जो है समय आपका बचेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार, इसको कई बार आपको मल्टीपल बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। अगर आपको पसंद आता है तो इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा और इसके आगे आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो सारे वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा आपके सामने। तो हम अभी प्राचीन इतिहास की बात करने वाले हैं। ये छोटा सा वीडियो होगा फिलहाल अभी, और आप देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये प्राचीन इतिहास का सुमेलन वाला वीडियो है, मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं, इस तरफ ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके इतिहासकार हैं और इस तरफ परिभाषा है। अर्थात इतिहास की परिभाषा विद्वानों ने या इतिहासकारों ने अपने तरह से कैसे दी हुई है। तो ये भी एक तरीके से क्रोनोलॉजी बन सकती है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो मैंने एग्जाम की दृष्टि से ही ऐसे क्रोनोलॉजी को लिया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक तरफ इतिहासकार हैं और एक तरफ परिभाषा है। तो जैसे पहले जो हैं आपके बेनेडेत्तो क्रोचे, ये इटली के हैं। इन्होंने इतिहास की परिभाषा कैसे दी हुई है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास है। अर्थात जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो कैसा है, समसामयिक है, वो हमेशा चलता रहता है, वो करंट की चीज़ है। जो चीज़ें पीछे छूट गई है और अभी हाल ही से हमारे वर्तमान से जुड़ी हुई चीज़ है, वही इतिहास है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको वीडियो अभी शुरू ही किया हूं तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला नहीं हूं कि आपको बहुत सारा डीप यहाँ पर मैं समझाऊंगा। ठीक है, कोई उसका मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जो जरूरी चीज़ रहेगी सिर्फ मैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कोलिंगवुड, इतिहासकार हैं। इन्होंने इतिहास के बारे में बताया है कि इतिहास सभी विचारों के इतिहास है, सभी इतिहास विचारों के इतिहास हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या है, सभी इतिहास विचारों के इतिहास हैं। अगले हैं आपके हीगल, ये कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। ठीक है, तो इनको द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का विकास का जनक भी माना जाता है, किसको, हीगल महोदय को। अगले आपके हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो परिभाषा दी है इतिहास, वो कहते हैं इतिहास स्वयं को दोहराता है। और ये बात सही है, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन की तरह। ठीक है, दूसरी बार प्रहसन की तरह। अगले जो इतिहासकार हैं वो हैं आपके E.H. कार। E.H. कार कहते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है इनकी और ये सर्वमान्य परिभाषा है कि इतिहास अतीत अर्थात जो बीत गया और वर्तमान के बीच में एक अनवरत संवाद है। अर्थात ये लगातार चलने वाला क्या है, कम्युनिकेशन है कि जो पुरानी चीज़ें जो बीत गई हैं और आज से हम तुलना करते हैं। इतिहास क्या है कि वर्तमान की स्थिति कैसी है और जो प्राचीन थी, जो बीत चुकी है, वो कैसी थी, उनके बीच में जो एक संवाद है, कम्युनिकेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास। ये E.H. कार ने कहा है। अगले आपके हैं D.D. कौशाम्बी, ये भारतीय इतिहासकार। ये कहते हैं कि उत्पादन के संसाधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों की तिथि क्रमानुसार प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। तो ये कुछ जो है आपके शब्द जो हैं महत्वपूर्ण हैं, जो एक सेंटेंस है, वाक्य हैं, और इनको इतिहासकार से मिलाते हुए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले हैं जवाहरलाल नेहरू। ये कहते हैं वास्तव में इतिहास क्या है, परिवर्तन का एक लेखा मात्र। तो इस तरह से यहाँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, हो सकता है वो 4-5 देगा इस तरीके से और आपके सामने रखेगा और वो कहेगा कि सुमेलित करिए ये इतिहास की परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ रचनाएं हैं और उनका अनुवाद। ठीक है, तो जैसे पहले हम बात करते हैं मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति का एक जो है 12 कुल मिलाकर की जो स्मृतियां हैं उसमें सबसे प्राचीन जो स्मृति है मनुस्मृति है और स्मृतियों को मुख्यतः जो है गुप्त काल में लिखा गया था। तो और इसको लिखा किसने था, मनु ने लिखा था। ठीक है, इनको किसने लिखा था, मनु ने लिखा था। तो इसका अनुवाद अर्थात मनुस्मृति का अनुवाद, ये तो संस्कृत में रही होगी, तो मनुस्मृति का अनुवाद
अंग्रेजी में किया गया है किस नाम से? एक कोड ऑफ जेंटोलॉज। किस नाम से? एक कोड ऑफ जेंटोलॉज। देखिए यहाँ पर सुमेलित करने वाले प्रश्नों के माध्यम से भी इसको पूछा जा सकता है, प्लस इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति का अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटोलॉज के नाम से किया गया है अंग्रेजी में। एक आपका एक कथन हो गया, फिर इसके बाद निष्कर्ष देगा या 2 कथन देगा, 3 कथन देगा, उसके बाद कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत। इस तरीके से वो ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका जो है अनुवाद वो भी अंग्रेजी में किया गया है 1789 में जोन्स द्वारा। वो जोन्स वही है, विलियम जोन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे, विलियम जोन्स, इन्होंने अंग्रेजी में किया था। ठीक है, शकुंतला द फेटल रिंग, एक शकुंतला के नाम से, दूसरा द फेटल रिंग एंड इंडियन ड्रामा, द फेटल रिंग एंड इंडियन ड्रामा, इस नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम का। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। अगला है भगवद गीता। तो भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस के द्वारा किया गया है, ये भी अंग्रेज थे, विल्किंस के द्वारा किया गया है। और किस नाम से? भगवद गीता के नाम से ही इसका भी अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगले लेखक हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसे मैक्स मूलर की बात करें, मैक्स मूलर की जो रचना है वो है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। फिर जेम्स मिल की रचनाओं के बारे में भी ऐसे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, लेखक देगा, रचना देगा, इसके बाद कहेगा सुमेलित करिए। जेम्स मिल की रचना है भारत का इतिहास। 1806 से 1818 में इनका जो है जन्म हुआ था। जेम्स मिल का वही डेट यहाँ 1806 में जन्म हुआ था, 1818 के करीब इनकी शायद डेथ हो गई होगी, ऐसा कुछ है। हालांकि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जेम्स मिल की जो पुस्तक है, रचना है भारत का इतिहास। अगले है V.A. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ इनको बोला जाता है। इनकी जो रचना है वो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में जो एग्जाम बीता PCS का, वहाँ पर इसको पूछा गया था। ठीक है, वहाँ भी सुमेलित करने के लिए इसको पूछा गया था। तो 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है V.A. स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। अगले जो रचनाएं और लेखक उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लेखक है राजेंद्र लाल मित्र, इनकी रचना है इंडो आर्यन। ठीक है, इसके बाद RG भंडारकर। अब यहाँ पर जो ये समय दिया गया है उस पर ज़्यादा फोकस मत करना, ये जन्म और मृत्यु का समय है किसके? राजेंद्र लाल मित्र का 1822 से 1891। ऐसे ही RG भंडारकर जो है, इनकी रचना है दक्कन का इतिहास। इसके बाद VK रजवाड़े, इनकी रचना है महाराष्ट्र का इतिहास। इसके बाद KP जायसवाल की रचना है हिंदू पॉलिटी। 1881 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी डेथ होती है। HC राय चौधरी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत ही संभावना है कि इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो HC राय की पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और RC मजूमदार की जो पुस्तक है वो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बना बनाया मैटर आपको एक जगह पर आपको मिल रहा है। अगले देखते हैं हम लोग रचना और लेखक। ठीक है, ये भी रचना और लेखकों से रिलेटेड है। जैसे हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। ये जो रचनाएं हैं, अर्थात ये जो पुस्तकें हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? R.K. मुखर्जी के द्वारा। R.K. मुखर्जी के द्वारा ये 4 बुक लिखी गई हैं, हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगली है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ये PV काड़े की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये K.A. नीलकंठ शास्त्री की पुस्तकें हैं दोनों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी है? K.A. नीलकंठ शास्त्री ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्टोरिकल आउटलाइन। और हाँ, ये जो 2 पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? D.D. कौशाम्बी के द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन सी? एक ये एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और दूसरी एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्टोरिकल आउटलाइन। इसके बाद अगली पुस्तक है वंडर दैट वाज इंडिया, ये A.L. बाथम की पुस्तक है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ से अच्छे से प्रश्न पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी वाला। इसके बाद ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से मार्क्सवादी इतिहासकार हैं या कौन सा मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? ऐसे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। D.D. कौशाम्बी हैं, R.S. शर्मा हैं। R.S. शर्मा की प्राचीन इतिहास की पुस्तक आपने पढ़ी होगी। रोमिला थापर हैं, विपिन चंद्र हैं। इसके बाद सतीश चंद्र हैं, विपिन चंद्रा की भी पुस्तक आती है, सतीश चंद्रा की भी पुस्तक आती है। इरफान हबीब हैं, D.A. चन्ना है और A.L. बाथम है, A.L. बाशम। तो ये जितने भी राइटर हैं ये मार्क्सवादी हैं। ठीक है, इनकी विचारधारा कैसी है? मार्क्सवादी है। अब मार्क्सवाद क्या है इसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, आप इतना याद रखिए कि मार्क्सवादी इतिहासकार इतने सारे हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इतिहासकार मार्क्सवादी है या नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, आगे
हम वेदांगों की बात करेंगे, जो 6 वेदांग हैं ये मुंडक उपनिषद में से लिए गए हैं, मुंडक उपनिषद में इनकी चर्चा है। और ये वेदांग कौन कौन से, तो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि कितने वेदांग हैं और निम्न में से कौन से वेदांग हैं। ठीक है, वेदांग के भाग हैं। तो जैसे आपका शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया और छंदवा ज्योतिष, ये आपकी क्या है, ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे छंद और ज्योतिष अलग अलग हो गए, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, छंद व ज्योतिष, तो ऐसे टोटल 6 हैं। यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ लिख दिया है। अब शिक्षा का मतलब क्या है, स्वर विज्ञान। इसके बाद कल्प का मतलब क्या है, कर्मकांड से रिलेटेड है। व्याकरण क्या है, व्याकरण विज्ञान से रिलेटेड है। निरुक्त क्या है, व्युत्पत्ति विज्ञान इसको बोला जाता है। छंद और ज्योतिष क्या है, एक खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। तो ये यहाँ वेदांग के बारे में बताया गया, प्लस उसके कार्य ज्ञान और संबंध किससे है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। तो ऐसे भी सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है विभाग और स्थापना। ये कथन और कथनों के संबंध में पूछा जा सकता है। जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में, लेकिन जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनता है तो वो 1871 की बात हो जाती है। जब पुरातत्व स्वतंत्र विषय के रूप में आता है तो ये 1944 में आता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो है क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है समय को लेकर के। अगला है यहाँ पर देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत सारा जो है डाटा एक साथ मिल रहा है, जबकि आपको इसको खोजना पड़ेगा जगह जगह से। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिक्कों पर सर्वप्रथम जो लेख हैं वो किसके मिलते हैं, हिंद यवन के। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, गुप्तों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, हिंद यवन ने। याद रखिए, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंद यवनों ने। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, गुप्तों ने। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाणों ने। बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार यहाँ पे। ठीक है, और कंफ्यूजन में क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां होने के बाद फिर क्या होता है, नंबर कम हो जाते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो यही रीजन है। यहाँ पर देखिएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त, सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। और सर्वाधिक मात्रा में ताम्र मुद्राएं जो हैं वो भी कुषाणों ने चलाई थी। तो कितना बेहतरीन डाटा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अगली बात जो है वो हम लोग करने वाले हैं रामायण के बारे में। ठीक है, तो रामायण के अनुवाद किस किस नाम से हैं और किसने किसने किए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नाम है रामायण के, इसके बाद ये लेखक हैं और किस भाषा के हैं। जैसे ई रामावतारम, ये रामायण का अनुवाद है, किसके द्वारा किया गया है, कंबन के द्वारा किया गया, और ये क्या है, तमिल भाषा में। रंगनाथ रामायण, ये गोना बुड्डा रेड्डी के द्वारा, जो इसके लेखक हैं, और तेलुगु भाषा की रामायण है ये। इसके बाद कृतिवासी रामायण, इसके कृतिवास ओझा हैं, ये बांग्ला भाषा में है। और जगमोहन रामायण, ये बलराम दास के द्वारा लिखी गई है और ये उड़िया भाषा में है। तो ये रामायण के प्रकार हैं। ठीक है, इसके और बाकी आप जानते ही हैं, एक रामायण वाल्मीकि की और रामचरितमानस तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास की, तो आप बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी याद रखिए, जो आपको पता होंगी सिंपल चीज़ें वो भी यहाँ में मैंने रखी नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपको नहीं पता होंगी, मैंने वही चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम जब 24,000 श्लोकों की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। और ये नाम किसका है, ये रामायण का है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि चतुर्विंशति शास्त्री संहिता किसे कहते हैं, तो ये रामायण को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक थे। ठीक है, अब जब हम 8800 श्लोक की बात करते हैं, 8,800 श्लोक की बात करते हैं, तो जय संहिता बोला जाता है किसको, महाभारत को। ठीक है, महाभारत को जय संहिता तब कब बोला जाता है, जब उसमें थे श्लोक 8,800। ठीक है, महाभारत में जब श्लोकों की संख्या बढ़ गई, 24,000 श्लोक हो गए, ठीक है, तो इसको बोला गया भारत। अब यहाँ देखिए, रामायण में भी 24,000 श्लोक हैं तो उसको चतुर्विंशति शास्त्री संहिता बोला गया। लेकिन जब 24,000 श्लोक हैं तो सिर्फ भारत बोला गया। 8800 श्लोक हैं तो महाभारत बोला गया, जय संहिता बोला गया। ठीक है, महाभारत को यहाँ जय संहिता बोला गया और महाभारत को यहाँ सिर्फ भारत बोला गया जब 24,000 श्लोक हो जाते हैं। 1,00,000 श्लोक जब हो जाते हैं तब महाभारत को बोला गया है सतशास्त्री संहिता। ठीक है, सतशास्त्री संहिता, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ ग्रंथ समूह हैं और उनमें सम्मिलित ग्रंथों की बात करेंगे। जैसे धर्मशास्त्र में क्या क्या सम्मिलित हैं, धर्मशास्त्र में आपकी स्मृति हैं, टीकाएं हैं व भाष्य हैं, ये सम्मिलित हैं। वेद त्रय किनको बोला जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को बोला जाता है। स्मृति प्रस्थान ये बोला जाता है भगवद गीता को। इसके बाद प्रस्थान त्रय किनको बोला जाता है, उपनिषद को, ब्रह्मसूत्र को और भगवद गीता को। इसके बाद महाकाव्य किसको बोला जाता है, या महाकाव्य में कौन कौन शामिल हैं, तो रामायण और महाभारत ये दोनों क्या है, महाकाव्य में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि जो सुत्त पिटक है उसके कई भाग हैं। सुत्त पिटक के कई भाग हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय,
इसके ये हो गया एक भाग इसका अंगुत्तर निकाय, एक भाग हो गया इसका दीर्घ निकाय, एक भाग इसका हो गया खुद्दक निकाय, एक भाग हो गया इसका संयुक्त निकाय और एक भाग हो गया इसका मध्यम निकाय। तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। पूछ लेगा कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस निकाय में है, तो वो अंगुत्तर निकाय में है। यह अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, वो सुत्त पिटक का भाग है, ठीक है। और इसी अंगुत्तर निकाय में 7 प्रकार की पत्नियों का वर्णन किया गया है। ओके, तो है ना इंपॉर्टेंट। इसके बाद दीर्घ निकाय की बात करें, इसमें क्या है, इसमें महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन है, किसमें, दीर्घ निकाय में। और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें, दीर्घ निकाय में। खुद्दक निकाय में क्या है, इसमें जातक कथाएं हैं जो कि महात्मा बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। थेरी गाथा है, थेर गाथा है, धम्म पद है, विमान पत्थु है, पद पत्थु है, सुत्त निपात है। ये खुद्दक निकाय के भाग हैं। संयुक्त निकाय के भाग क्या है, इसमें क्या है, पारिवारिक दायित्वों से संबंधित है ये। और मध्यम निकाय में क्या है, बुद्ध व महावीर तथा बुद्ध व प्रसेनजीत की मुलाकात का वर्णन मध्यम निकाय में है। तो ये 5 भाग सुत्त पिटक में हैं और इनके अलग अलग भी भाग यहाँ पर डिवाइड करके बताए गए हैं, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आ पाएँ, क्योंकि लाइक करना, कमेंट्स करना भी एक मोटिवेशन ही होता है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।